हम बात करेंगे आपकी यूनिट थॉट्स, जो आपका भौगोलिक चिंतन है। ठीक है, भौगोलिक चिंतन के बारे में हम बात करने वाले हैं। क्या हो गया, देखिएगा। भौगोलिक चिंतन का शाब्दिक अर्थ ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने जो हमें पृथ्वी पर दिख रहा था उस पर अपना तार्किक विवरण प्रस्तुत किया, यानी अपने विचार रखे कि भाई पहले हम ये मानते थे कि हो सकता है कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा सूर्य करता है। तो ये तार्किक सोच ही तो थी, बाद में जाके मॉडिफाई होती रही। और जब 1950 के बाद आईटी का युग आया, यानी आईटी का एज आया, तो उस समय हमने सैटेलाइट जब आपके स्पेस में स्थापित की, तो उसके बाद हमारी सोच क्या बनी कि जैसे पृथ्वी के बारे में अलग अलग ज्योग्राफर्सों ने अपनी अपनी बातें कही। किसी ने कहा नाशपाती के समान है, किसी ने कहा गोलाकार है, किसी ने कहा अंडाकार है। लेकिन जैसे ही हमने सैटेलाइट से कैमरे के माध्यम से देखा तो पृथ्वी हमें कैसे दिखाई दी, ग्लोब के जैसी। जैसे हम देखते हैं कि इसकी काल्पनिक आकृति ग्लोब की जैसी है, लेकिन जब सैटेलाइट से देखा तो इसकी वास्तविक जो आकृति बताई गई है ज्योग्राफर्स ने, वो जियोइड जैसी। जियोइड का क्या अर्थ है कि पूरा पृथ्वी गोल नहीं है, जहां पर ओशियनिक पार्ट है वहां पर उसमें ट्रफ है, और जहां पर कॉन्टिनेंटल पार्ट है वहां पर पीक है, शिखर है। तो इस प्रकार का पृथ्वी का कुछ शेप है। अब यहाँ पर भौगोलिक चिंतन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह आती है कि सबसे पहले सर इस भौगोलिक चिंतन पर कार्य किन किन क्षेत्रों में हुआ, यानी पूरी पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, उनमें से कौन कौन से क्षेत्रों में कार्य किया गया। तो इसमें बात करते हैं तो यहाँ पर हम भारतीय भौगोलिक चिंतन को पढ़ते हैं, क्योंकि भारतीय भौगोलिक चिंतन में बहुत प्राचीन समय की बात की जाती है। भारतीय चिंतन को पढ़ते हैं, इसके अलावा चीनी चिंतन को पढ़ते हैं। चीन का जो थॉट्स प्रोसेस रहा वो क्या रहा। लेकिन मोस्टली क्या है कि जब साइंटिफिक बातें की जाती हैं, यानी इसमें पुराण उपनिषदों की कहानियां हैं, उन्होंने बताया है, तो जब साइंटिफिक बातें करते हैं तो ये चिंतन गौण हो जाता है। ये क्या हो जाता है? गौण हो जाता है। पढ़ना तो इसके बारे में भी है, लेकिन ये चिंतन गौण हो जाता है, यानी छिप जाता है। यानी ये बताइए कि इंडिया के अंदर भी तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो सकता था, यूरोप के अंदर ही क्यों हुआ? क्योंकि यूरोप ने जितना भी अपने आविष्कार थे उनका पेटेंट करवा लिया, इसके बाद उनके नाम पे टैग बन गया। और हमने ऐसा कोई पेटेंट नहीं करवाया, इसलिए हमारे नाम पे टैग नहीं बना। भाई जितनी भी चीजें, जैसे शून्य की बात करते तो शून्य इंडिया के अंदर सबसे पहले आया, लेकिन यूरोप में सबसे पहले उस बात को माना गया। तो बात यही है कि ये चिंतन गौण हो गया। अब चिंतन की शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत होती है, आपने दो सिविलाइजेशन का नाम सुना होगा, ग्रीक। ग्रीक ये यूनान क्षेत्र है, यूनान को इंग्लिश में ग्रीक कहते हैं। तो ग्रीक की सभ्यता और रोमन की सभ्यता। रोमन सभ्यता के बारे में, रोमन साम्राज्य के बारे में आपने बहुत सुना होगा, पहले कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पढ़ा होगा। तो यूनान जो क्षेत्र था, वहां के लोगों ने सबसे पहले पृथ्वी के बारे में साइंटिफिक अपने तर्क प्रस्तुत किए। तो यहां पर यूनान और रोमन, यानी यूनान के जस्ट बाद रोमन के जो लोग थे, जो बुद्धिमान व्यक्ति थे, उन्होंने अपने तर्क प्रस्तुत किए। तो यहां पर आपका भौगोलिक चिंतन की जो शुरुआत होती है वो यहां से होती है, ग्रीक यानी यूनान और रोमन से। अब सर ग्रीक और इसके अलावा यूनान और रोमन जो साम्राज्य है, ये कहां पर स्थित है? तो ये आपके दक्षिणी यूरोप में है। कहां पर है? दक्षिणी यूरोप में है। और दक्षिणी यूरोप में
इस पर कार्य किया गया था। जैसे आप देखोगे, एक मिनट, जैसे आप देखोगे तो ये पूरा वर्ल्ड का मैप है, और वर्ल्ड में देखोगे तो यहां पर इन सभ्यताओं का जन्म हुआ, दोनों चीजों का। यानी यहीं पर आपका ग्रीक यूनान था और यहीं पर आपका रोमन था। तो ऑलमोस्ट अगर आप स्टडी करोगे तो दक्षिणी यूरोप, और दक्षिणी यूरोप का कौन सा है, साउथ ईस्ट पार्ट है ये, तो साउथ ईस्ट पार्ट में हुआ। लेकिन कुछ चीजों की जानकारी इन लोगों को नहीं थी, जैसे आपके ज्योमेट्रिकल जो मेजरमेंट हैं उनके बारे में इनको नॉलेज नहीं था। तो इन्होंने क्या किया कि यहां से माइग्रेट करके कुछ लोग मेडिटेरियन सी को पार करके ये यहां पर आ गए मिस्र क्षेत्र में। तो यहां से इन्होंने बहुत सारा ज्ञान मिस्र से सीखा, और यहां पर दो आपके चिंतन पृष्ठभूमि पर दिखाई दिए। हाँ, दो चिंतन आपके पृष्ठभूमि पर दिखाई दिए, जिसे हम एंशिएंट ज्योग्राफिकल थॉट्स कहते हैं, प्राचीन भूगोल के सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, ये यहां पर दो का विकास हुआ। और अब रीजन क्या हुआ कि जब साइंस अपने पीक पर होती है ना, तो धर्म को कौन कर देती है, रिलीजियस अपनी पृष्ठभूमि में छिप जाता है। तो इन्होंने बहुत सारे अन्वेषण किए और बहुत सारी बातें इन्होंने बताई। उसके बाद क्या हुआ कि ईसा का जन्म हो गया, यानी भगवान का, क्रिश्चियनों के लिए सबसे बड़ा भगवान कौन है, ईसा मसीह। तो इसका जन्म होने के बाद जितने भी हमने अन्वेषण किए थे ज्योग्राफी में, यूनान के लोगों ने और रोमन साम्राज्य के लोगों ने, वो सब अन्वेषण गौण हो गए। उन्होंने किसको मान लिया, जो भी कुछ परिवर्तन हो रहा है इसमें कौन परिवर्तन कर रहा है, ईश्वर, यानी प्रकृति। आपने तीन विचार पढ़े होंगे। देखो, थॉट्स को बेहतर तरीके से समझने का एक ही मार्ग है कि चीजों को आप बहुत अच्छी तरीके से समझो। आपने तीन विचार पढ़े होंगे, एक निश्चयवाद, ठीक है, एक आपका संभववाद, और एक आपका नवनिश्चयवाद। अब हो सकता है आपको समझ आया होगा या नहीं आया होगा, लेकिन आज के बाद कभी इसको भूलोगे नहीं। निश्चयवादी क्या कहते हैं, संभववादी क्या कहते हैं, और नवनिश्चयवादी क्या कहते हैं। यानी जब तक हमें किसी भी चीज के बारे में जानकारी नहीं होती, तब तक हम पृथ्वी पर जो भी परिवर्तन हो रहे हैं किसको मान लेते हैं, कौन कर रहा है इन परिवर्तनों को, भगवान, यानी नेचर। ठीक है, हम उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जब एक्सेप्ट कर रहे हैं तो निश्चयवादी ये कहते थे कि जो भी पृथ्वी पर परिवर्तन हो रहे हैं, पृथ्वी पर परिवर्तन, उन परिवर्तनों का उत्पत्ति दाता कौन है, प्रकृति। तो इसीलिए ये थ्योरी को बाद में जाके प्रकृतिवाद भी कहा गया, इसे पर्यावरणवाद भी कहा गया, इसे निश्चयवाद भी कहा गया, इसे नियतिवाद भी कहा गया। हम बेसिक भाषा में बोलते हैं कि नियति को यही मंजूर था। तो नियति कौन है, ईश्वर। नियति कौन है, प्रकृति। तो उसको यही मंजूर था, तो इसे बोला जाता है डिटर्मिनिज्म, इंग्लिश में कहते हैं डिटर्मिनिज्म। ठीक है, अब संभववादी क्या कह रहे हैं, संभववादी कह रहे हैं कि ये जो नेचर है और ये जो ह्यूमन है, इन दोनों के बीच में यहां पर भी संबंध था, यानी प्रकृति और मानव के बीच में एक अंतर संबंध है। निश्चित तौर पे जब जन्म हो रहा है प्रकृति पर, तो उसका संबंध तो प्रकृति से ही रहेगा, मानव का। तो इन दोनों का संबंध है। संभववादी ये संभावना व्यक्त करते हैं कि इसमें जो परिवर्तन हो रहा है पृथ्वी तल पर,
परिवर्तन, और इस परिवर्तन का उत्पत्ति दाता कौन है? मानव। क्योंकि मानव निश्चय नहीं है, मानव नियति नहीं है, मानव केवल संभावना है। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कल हो सकता है मैं नहीं हूं पृथ्वी पर, तो ये केवल संभावना है। तो संभववादियों ने सबसे बड़ा जो इसका जोग्राफर्स रहा है पॉसिबिलिज्म का, वो विडाल डी ला ब्लांस रहे हैं फ्रांस के। विडाल डी ला ब्लांस, ये फ्रांसीसी स्कूल से निकले थे, यानी ये फ्रांस के मॉडर्न ज्योग्राफी थॉट्स इन्होंने प्रेजेंट किए थे। तो संभववादी ये बात को कहते हैं, इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। अब क्या करेंगे, इनमें ही इनकी परिभाषा डेफिनेशन छिपी हुई है, इनको समझोगे तो चीजें समझ आ गई। नव निश्चयवाद, जैसे नवनियतिवाद कह दो, इंग्लिश में इसके लिए एक ही टर्म्स यूज की गई है, न्यू डिटर्मिनिज्म। अब ये क्या कहते हैं, न्यू डिटर्मिनिज्म क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि यस, हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि नेचर एंड ह्यूमन में इंटरएक्शन होता है, अंतरक्रिया होती है, यानी प्रकृति और मानव दोनों में अंतर क्रिया हो रही है, अंतर संबंध है। ये कहते हैं कि पृथ्वी तल पर, किस पर? पृथ्वी तल पर जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, इन परिवर्तनों के लिए जिम्मेदार कौन है? प्रकृति और मानव। प्रकृति, पहले मानव लिखो फिर प्रकृति लिखो, क्योंकि फिर उल्टा हो जाएगा इसका। मानव एवं प्रकृति। मैंने पहले मानव क्यों लिखा है, उसके पीछे रीजन समझना। नव कौन है? निश्चय कौन है? निश्चय प्रकृति है। और नव कौन है? मानव है। तो यहां पर न्यू डिटर्मिनिज्म की थ्योरी ये बात कहती है कि पृथ्वी तल पर परिवर्तन मानव और प्रकृति दोनों के द्वारा हुए हैं। ये पढ़ते हुए आप ह्यूमन ज्योग्राफी थॉट्स में ये तीनों थ्योरियां आती है, इनके ज्योग्राफर्स आते हैं। अब यहां पर मैं आपको बता रहा था कि ग्रीक यूनान की सभ्यता और रोमन की जो सभ्यताएं हैं, इनसे दो आपके विचार निकले हैं। जैसे यूनानी भूगोलवेता कहते हैं, यूनानी भूगोलवेता, पहले समझो फिर लिख लेना, नोट्स भी दूंगा मैं आपको। और दूसरे आपके रोमन भूगोलवेता। इसका जो समय माना जाता है वो आपके 10वीं यानी 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व से, एक मिनट, ऐसे मत लिखो इसको, ऐसे लिखो फिर कंफ्यूज हो जाओ। आप मुझे वो वाली चेयर दे देंगे। इस बोर्ड को अब सुनना, मैं क्या कह रहा था आपसे, कहाँ थे? हाँ, तो रोमन भूगोलवेता। तो यहां पर याद रखना कि ग्रीक का जो, यूनान का जो समय रहा है वो 800 ईसा पूर्व से और 300 ईस्वी तक रहा है, यानी बीसी से और एडी तक रहा है। पेन का सिंबल आ रहा है उधर ब्लू।
तो वहां तक आपको पता लग गया। तो यहां पर यूनानी भूगोलवेत्ता और यूनानी भूगोलवेत्ताओं का जो समय रहा है, जिन्होंने ज्योग्राफी पर कार्य किया, वो 800 ईसा पूर्व से और 300 ईस्वी तक किया है, यानी आपके बीसी से और एडी तक कार्य हुआ है। ठीक है। उसके बाद रोमन भूगोलवेत्ता आते हैं। और इनका जो समय रहता है वो 79 ईसा पूर्व से और 300 ईस्वी तक रहता है। अब सुनना मेरी बात। इसी समय के बीच में ईसा मसीह का जन्म हो जाता है यूरोप में। अब जब ईसा मसीह का जन्म हो गया तो अब किसका प्रभाव छा जाएगा? धर्म का। यानी रिलीजियस इसे इन्फ्लुएंस करेगा, जितने भी लोग होंगे उनको इन्फ्लुएंस करेगा। अब तक साइंस इन्हें इन्फ्लुएंस कर रही थी, यानी चिंतन, भूगोल का जो चिंतन है वो भूगोल का विज्ञान है। अब कौन करेगा इन्हें इन्फ्लुएंस? धर्म। अब यहां पर जैसे ही ईसा मसीह का जन्म हुआ, ईसा का जन्म हुआ, आज इसमें कोई प्रॉब्लम ही हो रही है। जैसे ही ईसा का जन्म हुआ वैसे यहां पर धर्म का प्रभाव आ गया।
देख लो एक बार, वॉइस को देख लो फिर मुझे बताओ। आगे चलो देखो, अब यहां पर क्या हुआ कि कोलंबस बेचारा रोमन भूगोलवेताओं के मैप का यूज करके और भारत की खोज करने चल दिया। वो गलती से वो मैप गलत बना हुआ था। अब उस मैप की जो मैप का जो मेजरमेंट बिंदु था उसके आधार पे वो पहुंचा, और जैसे ही वो पहुंचा उत्तरी अमेरिका, उसने कहा कि मैंने तो भारत की खोज कर ली। बाद में पता लगा उसे कि यार मैंने भारत की खोज नहीं की, मैंने तो किसकी की है, नॉर्थ अमेरिका की खोज की है। उसके बाद वास्को डी गामा का नाम आता है। यानी कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी? 1492 में। 1498 में वास्को डी गामा ने इंडिया की खोज की, लेकिन वास्को डी गामा भी अपने सामुद्रिक मार्ग से जब आ रहा था, मैरीन पथ से जब आ रहा था, तो उसके बीच में वो दो स्थानों पर रुका, एक साउथ अफ्रीका में, एक आपके मेडागास्कर में। साउथ अफ्रीका में रुका तो एकदम काले लोग देखे उसने, क्योंकि मतलब लोग यहाँ पर एकदम ब्लैक कलर के हैं। तो जैसे ही उसने देखा तो उनसे डर गया। फिर वो अपनी नाव लेकर मेडागास्कर पहुंचा तो वहां भी ऐसे ही लोग थे, उनसे भी डर गया। फिर जैसे ही वो अपनी नाव लेकर आगे पहुंचा तो कलिकट बंदरगाह भारत में प्रथम बार उसने कदम रखा। अब ऐसा नहीं है कि उससे पहले भारत के बारे में यूरोपियन लोगों को पता नहीं था, क्योंकि पहले हम जो ट्रेड करते थे वो ट्रेड का हमारा मार्ग क्या था कि हम भारत से, भारत होते हुए ये पूरा हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान अफगानिस्तान तक हिंदुस्तान का पूरा वो था पार्ट। उसके बाद हम इन देशों को हमारा जो वस्तु है वो भेजते थे, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वस्तु थी दो, एक काली मिर्च और एक हल्दी। क्योंकि ये जितने भी ठंडे देश हैं, कोल्ड रीजन की जितनी भी कंट्रियां हैं, इनमें मांस का सबसे ज्यादा सेवन किया जाता है, ठीक है, और एक वाइन का सबसे ज्यादा सेवन करते हैं। तो मांस को लंबा समय तक जिंदा रखने के लिए उसमें हल्दी का लेप बनाया जाता है। तो हल्दी का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हम कहां करते थे? साउथ इंडिया में। हल्दी और काली मिर्च, काली मिर्च क्या है, उसको टेस्टी बनाती है, तो काली मिर्च का भी सबसे ज्यादा ट्रेड किया जाता था। अब इसकी उच्च कीमत भारतीय भारतीय लोगों को मिलती थी, तो इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। न कि भारत में सोना उत्पादन होता है इसलिए सोने की चिड़िया, क्योंकि हम लार्जेस्ट नंबर पे ट्रेड किया करते थे। हम यहां से अरेबियन कंट्रियों को भेजते थे, अरब होता हुआ ये यूरोपियन कंट्रियों को जाता था। तो इनको पहले से ही पता था भारत के बारे में। लेकिन प्रथम बार मेरीन पथ की खोज करने वाला कौन था? वास्को डी गामा। समझ गए? वास्को डी गामा आया, इसने बताया, इसने कहा कि भाई ऐसे ऐसे बात है। उसके बाद बहुत सारी कंपनियां यूरोप से माइग्रेट करके इंडिया और आपके साउथ एशिया की जितनी भी कंट्रियां इनमें अपना उपनिवेश करने लगी। इसके आसपास ही तो यूरोपियन कंट्री आई थी, 1600 सदी के आसपास ही तो आई थी, है ना। अब जैसे ही यूरोपियन कंट्री यहां पर आई, तो अब सुनना मेरी बात को, वैसे ही ज्ञान का विस्तार होने लगा, क्योंकि हमारे भी तो ग्रंथ थे ना, कुछ हमने भी तो खोजे कर रखी थी। तो यहां से आपकी शुरुआत होती है आधुनिक भौगोलिक चिंतन की। आधुनिक भौगोलिक चिंतन की, जिसको बोलते हैं मॉडर्न ज्योग्राफी थॉट्स, ठीक है। अब ये जो आधुनिक भौगोलिक चिंतन है, इसका प्रारंभिक जो समय माना जाता है वो 1600 शताब्दी से 16वीं शताब्दी से और ये 19वीं शताब्दी तक का समय माना जाता है। समझ गए? अभी वर्तमान में बहुत सारी खोजें हुई हैं, तो बाद का वो चरण आधुनिक में ही आएगा, ठीक है। अब यहां पर हुआ क्या कि 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के बीच भौगोलिक चिंतन पर कार्य हुआ, और यहां पर मॉडर्न ज्योग्राफी थॉट्स निकल कर आए, यानी आधुनिक भूगोल पर विचार निकल कर आए। तो सबसे पहले सर इस पर कार्य किसने किया, और सबसे एंड में कार्य किसने किया? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, तो ये कार्य की शुरुआत होती है यूरोप में। कहां पर होती? यूरोप में। यूरोप में सबसे पहले आप देखिएगा, मैं एक क्षेत्र बता रहा हूं, जर्मनी। देखो जर्मनी को देखो,
और दूसरा क्षेत्र देखिएगा फ्रांस। और जर्मनी और फ्रांस को बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपको कुछ चीजें समझ आएंगी कि इनका प्रभाव क्या रहा है। क्योंकि प्रारंभिक मॉडर्न ज्योग्राफी थॉट्स का प्रारंभ हुआ था जर्मनी में। अब मुझे बताइए, आपका पड़ोसी आईएएस बन जाता है, आपके अंदर बूम क्या आएगा आईएएस बनने का? भी तेरे जहां पे तू रहती है वहां पे यदि तू प्रोफेसर बन जाए, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो तेरे साथ कम से कम 10 से 15 लड़कियां भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगी। या तेरा जेआरएफ हो जाएगा तो तेरे आसपास जितना भी जो कॉलोनी होगा उसमें कम से कम 2 से 4 लड़कियां किसकी तैयारी करेंगी? नेट की तैयारी करेंगे, जेआरएफ की तैयारी करेंगे। तो जैसा, और गलती से अगर यहाँ पर चोर, जैसे बोले कि यहाँ पर एकदम जिनको बोले कि भौकाल व्यक्ति होने लग जाए राजा भैया जैसे, तो सब यहाँ राजा भैया बन जाएंगे। जैसा हम देखते हैं वैसा ही हम करते हैं। तो जर्मनी क्षेत्र में जब थॉट्स पर कार्य हो रहा था, यानी भूगोल पर खोजें हो रही थी, लगातार डिस्कवरी किया जा रहा था, तो इसका प्रभाव फ्रांस में भी पहुंच गया। और जर्मनी और फ्रांस में 2 स्कूलें बन गई, जिसे जर्मन स्कूल और फ्रांसिस स्कूल के नाम से जाना जाता है। जो जर्मनी में जिन्होंने भौगोलिक चिंतन पर कार्य किया उन्हें जर्मन स्कूल ऑफ थॉट्स कहते हैं, और जहां फ्रांस में कार्य हुआ उसे फ्रांसिस स्कूल ऑफ थॉट्स कहते हैं। समझा कुछ? पहले पृष्ठभूमि समझ लो, फिर अपने आप याद हो जाएंगी चीजें। तो अब यहां पर क्या हुआ कि इसी बीच में एक नॉर्थ अमेरिका की एक लड़की, जिसका नाम आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, ये यहां से आती है और ये रेड जेल की शिष्या बन जाती। सैंपल है ना, याद आ गया? अब मुझे बताइएगा कि जब ये लड़की यहां यूएसए से आई और ये यहां पर आ गई, लिपजिंग विश्वविद्यालय में आ गई, और वहां के प्रोफेसर कौन थे? रेटचल, उसकी शिष्या बन जाती है। अब मुझे बताइएगा कि यदि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपके अंदर जैसे मैंने ज्ञान का डेवलपमेंट किया है, कल आप प्रोफेसर बनने के बाद आपके अंदर कुछ कुछ झलक क्या दिखाई देगी, तो वही प्रभाव इस पर पड़ेगा। रेड जेल कट्टर समर्थक थे किसके? डिटर्मिनिज्म के, निश्चयवादी। प्रकृति के कारण जो भी परिवर्तन हो रहे हैं प्रकृति के कारण हो रहे हैं, तो इस पर भी प्रभाव इसका ही पड़ा। जब ये नॉर्थ अमेरिका गई तो इसने भी किसका समर्थन किया? नियतिवाद का, डिटर्मिनिज्म का। क्लियर समझ आया? अब यहां पर जैसे ही ये इधर गई तो यहां पर भी भूगोल पर कार्य होने लगा, जिन्हें हम अमेरिकन ज्योग्राफर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अमेरिकन ज्योग्राफर्स। और लास्ट चरण पर जो ज्योग्राफी पर कार्य हुआ वो यहां पर हुआ यूके में, जिसे ब्रिटेन कहते हैं। समझ गए? तो यहां पर आधुनिक जो आपका आधुनिक भौगोलिक चिंतन है, इसमें हम 4 क्षेत्रों के बारे में पढ़ते हैं। जर्मन भूगोलवेत्ता, फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता, ठीक है, अमेरिकन भूगोलवेत्ता, और ब्रिटिश भूगोलवेत्ता। ब्रिटिश का इतना ज्यादा आपके है नहीं वैसे, लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे पॉपुलेशन ज्योग्राफी में हम बात करेंगे, ज्योग्राफी पॉपुलेशन ज्योग्राफी वो नहीं, पॉपुलेशन में हम बात करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की थ्योरियां दी है ना, आपने पढ़ा होगा मॉल्थस की थ्योरी, है ना, सैंडलर की थ्योरी, इनके बारे में पढ़ा होगा। तो वो कहीं ना कहीं इससे ही संबंध रहा है उनका, ब्रिटेन से। तो इसीलिए वो जितने भी थे इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे, और उन्होंने अपने विचार रखे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे आपके अदर जो पार्ट हैं उनसे कनेक्ट होता है ब्रिटिश ज्योग्राफर्स। ओके, तो ये पूरी आपकी एक पृष्ठभूमि है, इसको शॉर्ट शॉर्ट में आप लिख लीजिए, फिर आपको नोट्स में मैं देने वाला हूँ, तो आप वहां समझ लीजिए। भौगोलिक चिंतन।
ठीक है, चले आगे। अब देखो यहाँ पर आपको ये पृष्ठभूमि समझ आएगी, सर हम यूनानी पढ़ेंगे, फिर रोमन पढ़ेंगे, फिर एक डार्क एज आ जाएगा, उसके बाद ज्योग्राफी पर कार्य नहीं हुआ, अरबी भूगोलविताओं के बारे में देखेंगे, लास्ट में आधुनिक भौगोलिक चिंतन के बारे में देखेंगे, जिसमें जर्मन, फ्रांसीसी, अमेरिकन और ब्रिटिश। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं यूनानी भूगोलविद्या। यानी आपके अंदर इसकी एक पृष्ठभूमि बन जाएगी। यूनानी भूगोलवेताओं में सबसे पहले भूगोल पर कार्य नहीं किया था, एक कवि था होमर। होमर ने आपका एक ग्रंथ लिखा था जिसे एलियस ओडेसी के नाम से जानते हैं। उस ग्रंथ मतलब वो एक कवि था, उसने अपनी पोइम लिखी थी, उसमें कुछ उसने बातें लिखी ज्योग्राफी से संबंधित, तो इसीलिए इसको सबसे पहले पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले कौन आएगा? होमर। लिखते रहो अब साथ के साथ में, होमर। अब आपके एग्जाम में देखना कि इसका क्रम भी पूछा गया कि यूनानी भूगोलवेताओं का कालक्रम बताइए, तो उनको व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले होमर ने कार्य किया, होमर के बाद थेल्स, थेल्स के बाद एक एक ज्योग्राफर्स को पढ़ेंगे। एनेक्सीमेंडर, एनेक्सीमेंडर के बाद पाइथागोरस, पाइथागोरस के बाद हिकेटियस, हिकेटियस के बाद हेरोडोटस, हेरोडोटस के बाद का जो ज्योग्राफर्स रहा है आपने नाम सुना होगा, अलेक्जेंडर महान सिकंदर। सिकंदर आया था ना, ये भी एक ज्योग्राफर्स है। अलेक्जेंडर महान सिकंदर, ये सिकंदर था ना, इसी ने जितने भी ग्रीक ज्योग्राफर्स थे इनको ईस्ट डायरेक्शन का आभास करा, ईस्ट की तरफ जाना है। ठीक है, उसके बाद अरस्तु, प्लूटो, अरस्तु, सिक्स सेवन एट, प्लूटो, अरस्तु। इसके अलावा आपका थियोफ्रेटस, एरिस्टोस्थेनिस, हिप्पार्कस 10 नंबर पे, थियोफ्रेटस, एरिस्टोस्थेनिस, हिप्पार्कस, और अंतिम आपका है पोसीडोनियस। अब आप कम से कम देखोगे तो 8 से 10 क्वेश्चन इसके आए हुए हैं विभिन्न एग्जामों में। ऑर्डर पूछता है आपसे कि कालक्रम यानी सबसे पहले कार्य किसने किया, फिर उसके बाद समय इसका रहा है, फिर उसके बाद इसका रहा है, तो ये ऑर्डर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर होमर के बाद थेल्स आएगा, उसके बाद एनेक्सीमेंडर ने कार्य किया, पाइथागोरस ने किया, फिर हिकेटियस, इसके अलावा हेरोडोटस, अलेक्जेंडर महान सिकंदर, प्लूटो, अरस्तु, थियोफ्रेटस, एरिस्टोस्थेनिस, हिप्पार्कस और पोसीडोनियस। पहला क्वेश्चन तो ये है। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि यूनानी या ग्रीक ज्योग्राफर्स है या नहीं है, यानी ऑप्शन आएंगे या उपयुक्त में से कौन से हैं कौन से नहीं हैं। तो दूसरा टाइप का क्वेश्चन ये बनेगा। समझ गए आप? इसमें से 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। फिर आगे जाकर हम एक एक ज्योग्राफर्स को लेंगे, उसके बारे में पूरा उनका जितना भी जो ऑटोबायोग्राफी है उसके बारे में हम देखेंगे, बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे। अगला लिखो रोमन भूगोलवेत्ता।
रोमन भूगोलवेत्ता। तो रोमन भूगोलवेत्ता में स्ट्रेबो, टॉलमी, प्लिनी और पोम्पोनियस मेला, ये 4 जोग्राफर्स आते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखो स्ट्रेबो, सेकंड टॉलमी, थर्ड प्लिनी और इसके अलावा पोम्पोनियस मेला। पोम्पोनियस मेला, तो ये 4 जोग्राफर से आपके रोमन। तो इनको याद रखना है कि उसमें कौन कौन से, होमर है, थल्स है, इसके अलावा एनेक्सीमेंडर है, पाइथागोरस है, फिर इसके बाद हिकेटियस है, हेरोडोटस है, अलेक्जेंडर महान, सिकंदर है, इसके अलावा आपके प्लेटो, अरस्तु है ना, थियो आपका इसके अलावा एरिस्टोस्थेनिस है, हिप्पार्कस है और पोसिडोनियस है, थियोफ्रेटस है। ठीक है, ये तो हो गए कहाँ के, यूनान के, ग्रीक। अब इसमें रोमन में क्या है, स्ट्रेबो, टॉलमी, प्लिनी और पोम्पोनियस मेला। अब इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। एक आपसे पूछा जाएगा ऑर्डर, कालक्रम के अनुसार, तो कालक्रम के अनुसार यही ऑर्डर रहेगा, स्ट्रेबो, टॉलमी, प्लिनी और पोम्पोनियस मेला। दूसरी टाइप का क्वेश्चन क्या बनेगा कि रोमन जोग्राफर्स नहीं है या है, तो आपको चारों को याद रखना है। उसके बाद लिखो अरबी भूगोलवेत्ता। क्या लिखोगे, अरबी, अरबी भूगोलवेत्ता। इसमें लिखो इब्न हौकल, यानी सबसे पहले इब्न हौकल का नाम आएगा, अरबी भूगोलवेत्ता, इब्न हौकल। ठीक है, ये अरब का था। इसके अलावा लिखो अल मसूदी, अल बरूनी, अल इदरीसी। अल मसूदी, अल बरूनी, अल इदरीसी। ठीक है ना, ये सब अरब के हैं। इसके अलावा इब्न बतूता और इब्न खल्दून, इब्न बतूता और इब्न खल्दून। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए इसी में से आए हैं, जो मैंने आपको ये अरबी बताए हैं। इनमें से एक तो इसका ऑर्डर याद रखना है कि सबसे पहले इब्न हौकल ने अपना थॉट्स, अपना विचार दिया, उसके बाद का समय अल मसूदी का रहा है, उसके बाद अल बरूनी का, अल इदरीसी का, इब्न बतूता और इब्न खल्दून। तो इसमें क्वेश्चन पहली टाइप बनेगी कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें, और दूसरी टाइप बनेगी कि अरबी भूगोलवेत्ता है या नहीं है। ठीक है, आगे लिखो आधुनिक भौगोलिक चिंतन। आधुनिक भौगोलिक चिंतन, आधुनिक भौगोलिक चिंतन। इसमें ज्योग्राफी पर जो कार्य किया है वो 4 क्षेत्रों में हुआ है, ये आपको पता है। रूसी ज्योग्राफर्स आपके पूछे नहीं जाते, और ज्यादातर मैंने ये देखा है कि जो पढ़ाते हैं रूसी ज्योग्राफर्स को पढ़ा देते हैं रशियन वाले, उनका आता ही नहीं है एग्जाम में, आज तक ही क्वेश्चन नहीं आया है। मुझे यही समझ नहीं आता क्यों पढ़ाते। नहीं, मैं सच बता रहा हूं, मैंने ये चीज नोटिस की है कि काफी ऐसे टीचर हैं
या तो हो सकता है कि लंबे समय से पढ़ा रहे हैं, दिमाग साइको हो गया, जो क्वेश्चन आ ही नहीं रहा, पैटर्न चेंज हो चुका है, लेकिन 2015 का 13 का जो पैटर्न चल रहा है उसी में पढ़ा रहे। तो ऐसा तो है नहीं कि हमारा माइंड की हम 2000 घंटों को यहाँ सेव करके रख लें। बड़ी बात है भाई, हमारा माइंड एक्सिस पर कार्य करता है, एक एंगल पर कार्य करता है। हम जब माइंड को कमांड देते हैं तभी वर्क करता है। तो जो आपका सिलेबस है उससे बाहर तो एनटीए पागल तो है नहीं कि उसमें इतने बड़े प्रोफेसर बैठे हुए हैं, उनको पता है कि सिलेबस ये है, इसमें से पूछना है, तो वहां से क्यों पूछेंगे। और मुझे किसी भी सत्र का आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन बता दो जो एनटीए ने अपने सिलेबस से बाहर बनाया हो, कभी नहीं बनाया। लेकिन बस अंतर ये है कि फालतू चीजें पढ़ने की बजाय आप वो पढ़ो जो एग्जाम में आ रही। अब यहां पर जैसे देखें तो नंबर 1 जर्मन भूगोलवेत्ता, यानी जर्मनी में सबसे पहले आधुनिक जो आपके मॉडर्न थॉट्स हैं उस पर कार्य हुआ था। जर्मनी के बाद आपके फ्रांस में हुआ था, तो इसे फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता। ठीक है। उसके बाद नंबर 3 आपका अमेरिकन, और नंबर 4 ब्रिटिश। अब यहां पर जर्मन की यदि हम बात करते हैं कि सर जर्मन भूगोलवेताओं में आप हमें कौन कौन सी चीजें पढ़ाने वाले, जैसे जर्मन की हम बात कर लेते तो जर्मन में सबसे पहले जो जर्मनी में काम किया वो वॉरेनियस ने किया था। किसने किया? अब मुझे बताओ, इमैनुअल कांट और वॉरेनियस में से पुराना कौन सा है? नहीं है, वॉरेनियस है। वॉरेनियस 16वीं शताब्दी में कार्य कर रहा था। इमैनुअल कांट ने 1700 में किया था। पुराना कौन हुआ? वॉरेनियस। और तुम्हारे दिमाग में क्या है? और क्वेश्चन यहाँ आ चुका है और सब इसको गलत करते हैं, क्योंकि दोनों में अंतर है, वॉरेनियस और इमैनुअल कांट में। तो सबसे पहले लिखो वॉरेनियस। मुझे बताओ इमैनुअल कांट और वॉरेनियस में से ज्यादा ज्योग्राफर्स कौन सा था? जिसको मूल रूप से ज्योग्राफर्स ही माना जाता है। कांट। ये तो फिलोसोफर था, कांट तो दार्शनिक था, इसकी तो कुछ बातें थी इसलिए हम इनको ज्योग्राफी में शामिल करते। वॉरेनियस मूल ज्योग्राफर्स था। इसने सबसे पहले ज्योग्राफी का डिवाइडेशन किया था, वॉरेनियस ने। फिर उसके बाद लिखो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। हम्बोल्ट का पूरा नाम क्या है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। हम्बोल्ट जर्मन ज्योग्राफर्सों में ऐसा ज्योग्राफर्स था कि इस बंदे ने अपने पूरे जीवन काल में 60,000 प्लस किलोमीटर की यात्रा की थी। यानी हम हमारे पूरे जीवन काल में 10,000 किलोमीटर नहीं चलते, ये अपने पूरे जीवन काल में 60,000 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका था। और तुम्हें एक बात बता दूं, इसने तो बेचारे ने मेहनत की थी, इस व्यक्ति ने तो। ये बहुत ही मतलब सुंदर था हम्बोल्ट, और पूरा मजा कार्ल रीटर ले गया। कार्ल रीटर को कहा जाता है आर्म चेयर, कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कभी समझना। कार्ल रीटर कहीं नहीं गया, आराम से बैठा, लाइब्रेरी में बैठा और पूरे थीसिस पढ़ डाले और उसके बाद उन पर चिंतन लिख दिया। इसीलिए उसे आर्म चेयर कहा जाता है
कि आराम की गद्दी पर बैठने वाला जोग्राफर्स। मेहनत किसने की? हम्बोल्ट। हम्बोल्ट नॉर्थ अमेरिका गया, साउथ अमेरिका गया, और साउथ अमेरिका में पेरू के तट पर जब पहुंचा तो उसने वहां पर ओशियनिक पार्ट में, सामुद्रिक भाग में एक कोल्ड करंट को अनुभव किया, जिसे हम्बोल्ट की जलधारा कहते हैं। और उसी जलधारा का परिणाम है कि साउथ अमेरिका में एक डेजर्ट का डेवलपमेंट हुआ, जिसे पेटागोनिया का डेजर्ट कहते हैं। याद आया कुछ? आ गया ना? तो जहां भी कोल्ड करंट चलेंगी वर्ल्ड के अंदर किसी भी पार्ट में, वहां पर याद रखना कि डेजर्ट का फॉर्मेशन होगा। जैसे पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं कि यूरोप और अफ्रीका, यानी अफ्रीका के उत्तरी अफ्रीका वाले भाग में कनारी कोल्ड करंट चलती है, उसका परिणाम है सहारा डेजर्ट। कौन सी? कनारी कोल्ड करंट चलती है, उसका परिणाम है सहारा डेजर्ट। ठीक है। इधर मतलब दक्षिणी अफ्रीका में कोल्ड करंट चलती है, उसका परिणाम है कालाहारी नामिब डेजर्ट। और कैलिफोर्निया कोल्ड करंट चलती है नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में, उसका परिणाम है सोनरान डेजर्ट। तो जितने भी डेजर्ट बने हैं ये सब कोल्ड करंट का परिणाम है। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट कार्ल रिटर, अगला लिखो कार्ल रिटर। फ्रेडरिक रेडजेल हाउसहोफर, अगला लिखो फ्रेडरिक रेडजेल हाउसहोफर। कौन? हाउसहोफर। इसके अलावा अल्फ्रेड हेटनर, डब्ल्यू पेंक, अल्फ्रेड हेटनर, डब्ल्यू पेंक। डब्ल्यू पेंक को जानते हो क्या तुम? पेंक कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा। हाँ देखो, दो चीजें मैं याद दिलाता हूं, आ जाएगा यार। विलियम मॉरिस डेविस को तो जानते होंगे, कहां का था ये? और डब्ल्यू पेंक, इन दोनों का नाता है, एक दूसरे से संबंध है। विलियम मॉरिस डेविस अमेरिका का था, यूएसए का था, और डब्ल्यू पेंक जर्मनी का था। डब्ल्यू पेंक ने अपना जो विचार दिया वो अपर्दन चक्र दिया था, अगर आपको पता हो, इरोजन साइकिल। इन दोनों ने क्या दी थी? इरोजन साइकिल। और मूल रूप से इरोजन साइकिल के प्रतिपादक कौन है? विलियम मॉरिस डेविस। याद आ गया ना, दोनों इंटरकनेक्ट हो गए, तो डब्ल्यू पेंक का नाम आता है। इसके अलावा लिखो वान थ्यूनेन, रिस्थोफेन, वान थ्यूनेन, वान थ्यूनेन को जानते हो? कैसे बताओ? रिस्थोफेन, एग्रीकल्चर की। हाँ वेरी गुड। रिस्थोफेन ये प्रमुख 10 ज्योग्राफर्स हैं, मोस्टली जर्मन के। इनके बारे में हम देखेंगे। यानी आपके सिलेबस में तो 10 भी नहीं है, आपके सिलेबस में तो 8 हैं, लेकिन 2 इसलिए एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये कहीं ना कहीं इंटरकनेक्ट है, इसीलिए 10 हम पढ़ रहे हैं। तो जर्मन के कौन कौन से, रिपीट कर लो, वोरेनियस, इमैनुअल कांट, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, कार्ल रीटर, और फ्रेडरिक रेडजेल हाउसहोफर, अल्फ्रेड हेटनर, डब्ल्यू पेंक, वान थ्यूनेन और रिस्थोफेन। 10 जोग्राफर्स। अगला लिखो फ्रांसीसी भूगोलविद्ता।
फ्रांसीसी भूगोलवेता विडाल डी ला ब्लांस। दूसरा लिखो जीन ब्रुन्स। इसके अलावा लिखो अल्बर्ट डिमाजिया एल्सी रेक्लस। अल्बर्ट डिमाजिया, विडाल डी ला ब्लांस, जीन ब्रुन्स, अल्बर्ट डिमाजिया, एल्सी रेक्लस। एल्सी रेक्लस। इसके अलावा डी मार्टोनी, राउल ब्लचार्ड और लूसियन फ्रेबो। डी मार्टोनी, राउल ब्लचार्ड और लूसियन फ्रेबो, फ्रेडरिक लीपले। लूसियन फ्रेबो, पता है लूसियन फ्रेबो कौन है? और फ्रेडरिक लीपले। तुम इसको फ्रेडरिक लीपले को जानते हो क्या? फ्रेबो का सुना होगा, कहां पर? न्यू डिटर्मिनिज्म में, है ना? ग्राफिट टेलर, लूसियन फ्रेबो। ये लीपले कौन है? ये समाजशास्त्री है। लीपले जोग्राफर्स नहीं है मूल, ये समाजशास्त्री है, लेकिन इसने क्या है, ज्योग्राफी थॉट्स पर थोड़ा बहुत कार्य किया, इसीलिए इसका नाम आ जाता है। ठीक है, लूसियन फ्रेबो हो गया। राउल ब्लचार्ड आपने पहली बार हो सकता है सुना हो। डी मार्टोनी भी पहली बार सुना होगा। एल्सी रेक्लस भी, है ना, सुना होगा कहीं ना कहीं। अल्बर्ट डिमाजिया का भी नाम सुना होगा कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट में। जीन ब्रुन्स और विडाल डी ला ब्लांस तो बहुत अच्छे से आपने कंप्लीट पढ़े होंगे या देखे होंगे, है ना। आगे लिखो अमेरिकन भूगोलवेता, यानी हम इसमें से इनको पढ़ेंगे। अमेरिकन, अमेरिकन ज्योग्राफर्स। सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है एलन चर्चिल, सैंपल या सैंपल। ठीक है, एलन चर्चिल, सैंपल। ठीक है, ये गई जर्मनी और वहां पर रटजेल की शिष्या बन गई और उसने काम किया। एल्सवर्थ हैटिंगटन, एल्सवर्थ हंटिंगटन, इसे एल्सवर्थ हंटिंगटन कहते हैं। इसके अलावा लिखो ईसा बोमेन, थॉमस ग्राफिट टेलर, ईसा बोमेन, थॉमस ग्राफिट टेलर। अभी तक तुमको ग्राफिट ही इसका नाम याद होगा, थॉमस का पता नहीं होगा। इसका मूल नाम है थॉमस ग्राफिट टेलर। ठीक है, और ये एग्जाम में आया हुआ है, हाँ, कि टेलर का पूरा नाम क्या है। ये टेलर ने कार्य क्या क्या किया था? अगर ऑल ओवर देखा जाए तो इसको हम टेलर इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि टेलर ने न्यू डिटर्मिनिज्म पर तो कार्य किया, इसके अलावा इसने कार्य सबसे टेलर ने वो भी बताया क्या?
उनके हाँ, प्रजातियों के बारे में इसने बहुत बड़ा कार्य किया था। प्रजातियों पर इसने बहुत सारी चीजें लिखी। कार्ल सावर, अगला लिखिए, कार्ल सावर। ये ज्योग्राफी को कल्चर से कनेक्ट करने वाला व्यक्ति था कार्ल सावर। विलियम एम डेविस, विलियम मॉरिस डेविस और मार्क जेफरसन। विलियम, ये सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए क्योंकि इसमें से 100% 2 क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। विलियम मॉरिस डेविस, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्टों में इंटरकनेक्ट है। स्लॉप थ्योरी में भी इसका नाम आता है, डेविस का, ठीक है ना। मार्क जेफरसन, लास्ट लिखो, मार्क जेफरसन। तो ये जितने भी मैंने लिखे हैं, एलन चर्चिल, सैम्पल, एल्सवर्थ, हंटिंगटन, इसा बोमेन, थॉमस ग्राफिथ टेलर, इसके अलावा कार्ल सावर, विलियम मॉरिस डेविस और मार्क जेफरसन, ये आपके अमेरिकन भूगोलविद, अमेरिकन ज्योग्राफर्स। ब्रिटिश लिखो, ब्रिटिश ज्योग्राफर्स। ब्रिटिश भूगोलवेता। चलो बताओ, सबसे पहले ब्रिटिश भूगोलवेताओं में किसका नाम आता है? सबसे महत्वपूर्ण है डार्विन का। किसका नाम आता है? जैविक सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन। और अब मुझे बताइए कि डार्विन तो मैंने लिख दिया, लेकिन इस डार्विन की परिकल्पना का बाद में जाके, मतलब जियोमॉर्फोलॉजी में इसके विचार का यूज किसने किया? अपर्दन जो चक्र दिया था विलियम मॉरिस डेविस ने, इसने अपनी जो आधार परिकल्पना बनाई थी वो किसकी बनाई थी? डार्विन की। क्योंकि डार्विन ने कहा कि कोई भी प्लांट, कोई भी एनिमल, ये 3 स्टेजों से गुजरता है, और जब प्लांट और एनिमल 3 स्टेज से गुजरता है, तो डार्विन ने अपनी थ्योरी में कहा था कि प्रत्येक प्लांट और प्रत्येक एनिमल 3 स्टेज से गुजरता है। एक उसकी बाल्यावस्था होती है, एक उसकी युवावस्था होती है, और एक उसकी प्रौढ़ अवस्था होती है। बोला था कि नहीं बोला था? तो इसी थ्योरी का यूज बाद में जाके विलियम मॉरिस डेविस ने अपने थॉट्स में कर दिया, जिसने इरोजन साइकिल दिया था। उसमें बताया था कि प्रत्येक टोपोग्राफी 3 स्टेज से गुजरती है, बाल्यावस्था, युवावस्था और प्रौढ़ अवस्था। ठीक है। डार्विन के अलावा लिखो जे मैकिंडर, मैकिंडर। इसके अलावा लिखो हर्बर्टसन, हर्बर्टसन। ये सब इंटरकनेक्ट रहेंगे इसमें। पैट्रिक गैडिस, डडले स्टाम्प, पैट्रिक गैडिस, गैडिस का नाम सुना है तुमने? डडले स्टाम्प, स्टाम्प। इसके अलावा लिखो लेविस मम्फोर्ड, पीटर हैगेट, पीटर हैगेट। और लास्ट लिखो रॉबर्ट डिकिंसन, रॉबर्ट डिकिंसन। इन ज्योग्राफर्सों के बारे में पढ़े। ब्रिटिश में कौन कौन आएंगे? डार्विन, मैकिंडर, हर्बर्टसन,
पैट्रिक गैडिस, डडले स्टम्प, लेविस मम्फोर्ड, पीटर हैगेट और रॉबर्ट डिकिंसन। अब ये मैंने आपको पहले पृष्ठभूमि क्यों बनवाई है, जिससे आपके दिमाग में एक इमेज बन जाए कि हमको ये चीजें कंप्लीट करनी है। यानी किसी चीज को टुकड़ों में जब डिवाइडेड कर दे तो उसकी इमेज बहुत अच्छी बनती है, और जब एक साथ पढ़ते हैं तो कुछ चीजें निकल जाती हैं। तो उसी प्रकार एक बार इसको रिवाइज कर लो, फिर आगे चलेंगे। और जो हाँ सारी हाँ, ये सारी। इसके अलावा भी है, ऐसा नहीं है कि केवल यही है, लेकिन ये इसकी पृष्ठभूमि ज्यादा है। फिर तो आपके एक दिन की क्लास है, वन डे की क्लास है, फिर खत्म। इसमें ही सबसे ज्यादा वक्त लगे। जैसे बोले कि ये बैकबोन है थॉट्स की। यूनानी भूगोल वेताओं में किस किस का नाम आता है? होमर, थैल्स, एनेक्सिमेंडर, पाइथागोरस, सेकेटियस, हेरोडोटस, अलेक्जेंडर वॉन सिकंदर, प्लेटो, अरस्तु, थियोफ्रेटस, एरिस्टोफेनेस, हिप्पार्कस और पोसिडोनियस। क्लियर हो गया? आगे देखो, रोमन में किसका नाम आता है? स्ट्रैबो, टॉलमी, प्लिनी और पोम्पोनियस मेला। इसका ऑर्डर जरूर याद रखना, इनके नाम जरूर याद रखना, क्योंकि वहां पर ये पूछता है कि उपयुक्त में से ग्रीक ज्योग्राफर्स नहीं है। तो ग्रीक ज्योग्राफर्स नहीं है तो इनमें से एक डाल देता है वहां पे। ठीक है। अरबी में कौन कौन है? इबन हौकल, अल मसूदी, अल बरूनी, अल इद्रिसी, इबन बतूता और इबन खलदून। ठीक है, ये आपके अरबी हैं। उसके अलावा आधुनिक भौगोलिक चिंतन में हम 4 स्कूलों के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें जर्मन है, फ्रांसीसी है, अमेरिकन है और ब्रिटिश है। अब यहाँ पे देखें कि जर्मन भूगोल वेताओं में नाम किस किस का है? वॉरेनियस का है, इमैनुअल कांट का है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, कार्ल रीटर के बाद फ्रेडरिक रेडजेल, हाउसहोफर, अल्फ्रेड हेटनर, डब्ल्यू पेंक, वान थ्यूनेन, रिश्तोफेन। ठीक है, ये कहाँ के हैं? जर्मन। अब फ्रांसीसी बात करते कि फ्रांसीसी कौन कौन है? तो विडाल डीला, ब्लांस हैं, जीन ब्रुन्स हैं, अल्बर्ट डिमाजिया हैं। इसके अलावा एल्सी रेक्लस हैं, डी मार्टोनी हैं, राउल बिल्चार्ड हैं। इसके अलावा लुसियन फ्रेबो, फ्रेडरिक लिपले। ठीक है। अब देखो इधर अमेरिकन भूगोलवेता, अमेरिकन ज्योग्राफर्स में किस किस का नाम आता है? एलन चर्चिल सैंपल का, एल्सवर्थ हंटिंगटन का, इसा वोमेन का, थॉमस ग्राफिथ टेलर का, कार्ल सावर का, विलियम मॉरिस डेविस का और मार्क जेफरसन का। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, ब्रिटिश भूगोलवेता। अब ब्रिटिश बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रिटिश में किस किस का नाम आएगा? डार्विन का, मैकिंडर का, हर्बर्टसन का, पैट्रिक गैडिस का, डडले स्टम्प, लेविस मम्फोर्ड, पीटर हैगेट और रॉबर्ट डिकिंसन। ये प्रमुख ज्योग्राफर्स हैं और इनके बारे में हम पढ़ने वाले। सबसे पहले हमारा कार्य यही है कि इनके बारे में हमको समझना। अब देखो यहां पर आपको एक पृष्ठभूमि समझनी होगी। पहले सबसे पहले मैप, गूगल अर्थ, इनका इसलिए यूज करते, आज के वर्तमान के समय में प्रौद्योगिकी इतने अपने उच्च स्तर पर है कि टीचर अगर प्रौद्योगिकी का यूज करे तो स्टूडेंटों के लिए कॉन्सेप्ट बहुत आसान बन जाए। यहां पर यदि हम देखें तो ये मेडिटेरियन सी है, और ये मेडिटेरियन सी के बाद ये ब्लैक सी है। तो ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के आसपास ही ये दोनों, यानी यहां पर 2 सभ्यताएं थी, 2 सिविलाइजेशन थे। इसके साउथ में तीसरा सिविलाइजेशन था। यानी सभ्यता हम किसे कहते हैं भाई? सिविलाइजेशन का क्रिएट किससे होता है? कल्चर से। भाई संस्कृति ही सभ्यता को जन्म देती है। अब जैसे हमारी संस्कृति किस पर मतलब कैसे उत्पत्ति होती है संस्कृति की? कि भाई संस्कृति जैसा हमारा धर्म होगा, रिलीजन होगा, वैसे ही हमारा कल्चर होगा। आप इस्लामिक कंट्रियों में जाओ, वहां वुमेन को कुछ अधिकार दिए नहीं जाते, वहां स्टडी भी नहीं कर सकते, वहां घरों में रहना होगा, घर से बाहर जाना है तो आपको वो हिजाब डाल के जाना पड़ेगा।
लेकिन इंडिया के अंदर तो ऐसा नहीं है। लेकिन इंडिया के अंदर जहां जहां मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते वहां वहां उन पर प्रतिबंध है कि नहीं? आप मोस्टली देख के बताओ मुझे एक बार। हाँ, कुछ परसेंट 5 से 10% आप ये देख सकते हो कि जो वेल डेवलप हो चुके हैं, जो एजुकेटेड हो चुके हैं, वो आज उन नियमों को नहीं मान रहे हैं। तो यहां रिलीजन है वो एक कल्चर को डेवलप करेगा और कल्चर वहां के सिविलाइजेशन को डेवलप करेगा। समझ गए? तो यहां यूरोप में क्या था कि जितना भी जो साउथ यूरोप है, यानी ये आपका साउथ वाला जो पार्ट है, साउथ ईस्टर्न वाला जो पार्ट है, इसमें क्या है कि यहां पर मोस्टली एक बात, पहली बात तो ज्योग्राफिकल कंडीशन देखो कि इस भाग में सबसे ज्यादा मोस्टली वोल्केनो एरिप्शन एरिया है। एटना, विसुवियस, स्ट्रोम्बोली कहाँ है? इटली में। और सबसे ज्यादा यहां वोल्केनो इरप्शन हो रहा है। ओके। दूसरी बात, इस क्षेत्र में जो डेवलप हुई सिविलाइजेशन जिसमें यूनानी और रोमन, अब यहां के लोग थे, उन्होंने सबसे पहले भूगोल पर कार्य करना प्रारंभ किया। उन्होंने सौर मंडल के बारे में जानकारी जुटाई, उन्होंने ब्रह्मांड के बारे में जानकारी जुटाई, उन्होंने नक्षत्रों के बारे में जानकारी जुटाई। ठीक है। उन्होंने गणितीय विधियों का यूज करना प्रारंभ किया, है ना। उन्होंने ज्योमेट्रिकल मेथडों का यूज करना प्रारंभ किया। उन्होंने सबसे पहले यह बताया कि पूरब से सूर्य उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। यानी होमर एक ऐसा व्यक्ति था जिसने सबसे पहले इस प्रमाण को दिया कि हमारे यूरोप के पूर्व में सूर्य उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। तो उसी थॉट्स को बाद में जाके उसने जब अपनी बुक में लिखा, उसकी पोइम में लिखा, तो उसने बताया कि पूर्व में एशिया से सूर्य उदय होता है और पश्चिम में हमारे लास्ट में जाके पुर्तगाल पर क्या होता है? अस्त होता है। ठीक है। अब यहां पर इन्होंने जब ये बातें बोली तो यहां के लोग क्या है, कुछ चीजों से अनभिज्ञ थे। यानी कुछ चीजों का तो इनको नॉलेज बहुत अच्छा था, लेकिन ज्योमेट्रिकल मेथड्स का नॉलेज इनको बहुत कम था। यानी कॉस्मोलॉजी तो ये बहुत अच्छी जानते थे, सौरमंडल के बारे में, नक्षत्रों की गणना करने के बारे में इन्होंने बहुत सारे अन्वेषण किए, लेकिन ये मैथमेटिकल और ज्योमेट्रिकल जो पोर्शन था इससे अनभिज्ञ थे। तो ये लोग क्या करते थे, यहाँ के जितने भी लोग थे ये ट्रेड किया करते थे। और ट्रेड कहां से? मिस्र, इजिप्ट। इजिप्ट क्षेत्र में एक रिवर है, कौन सी? नील। आपने सुना होगा मिस्र में। तो मिस्र के नील नदी के बारे में कहा जाता है कि इजिप्ट इज द गिफ्ट ऑफ नील। यानी इजिप्ट का जो सिविलाइजेशन है, मिस्र की सभ्यता है, वो नील नदी का उपहार है। तो यहां पर ये ट्रेड किया करते थे। तो यहां पर लाइब्रेरी थी, यहां के लोगों को देखते थे, यहां की गणना सीखते थे। तो इनको दो चीजों का ज्ञान इस क्षेत्र से मिला। ठीक है। और जब इनको दो चीजों का ज्ञान इस क्षेत्र से मिला तो इन्होंने ज्योग्राफी पर एक लंबे समय तक कार्य किया। बता रहा था ना, 300 ईस्वी तक कार्य किया। यानी 800 ईसा पूर्व से लेकर और 300 ईस्वी यानी 800 बीसी से लेकर 300 एडी तक कार्य किया, जिनके लास्ट चरण में यूनान के ज्योग्राफर्सों ने कार्य नहीं किया, रोमन ज्योग्राफर्सों ने किया, जिसमें स्ट्रेबो, टॉलमी, प्लिनी और पोम्पोनियस मेला का नाम आता है। उन्होंने इस पर कार्य किया लंबे समय तक। समझ गए? अब जब ईसा मसीह का जन्म हो गया तो जन्म होने के बाद ही सबसे बड़ी विपदा उत्पन्न ये हुई कि वहां के लोगों ने अब साइंस को मानने से इनकार कर दिया। तो कुछ जो धार्मिक व्यक्ति थे, आज भी तो ऐसा होता है ना,
जैसे कुछ धर्म के प्रभाव में लोग आ जाते हैं, आंदोलन कर देते हैं, चीजों को जला देते हैं, तो वैसे ही यूरोप में हुआ। ईसा को भगवान मानने लगे और जितने भी अन्वेषण, जितनी भी हमने खोजें की, जितनी भी डिस्कवरी की, उन सब को वहां के लोग जलाने लगे। अब जलाने लग गए तो यहां पर अलेक्जेंड्रिया एक लाइब्रेरी थी मिस्र में, तो ये अपने ग्रंथों का ज्यादातर जो थीसिस का कार्य करते थे वो यहीं पर करते। जलाने कहां लगे थे? इधर। तो इनके बहुत सारी थीसिस इस लाइब्रेरी में रखी। और बाद में जाके क्या हुआ कि अरबी जब ट्रेड करने जाते थे तो इधर भी जाते थे, इधर भी जाते थे। तो ट्रेड करने जब गए तो इन्होंने यहां देखा कि यार बहुत सारी थीसिस हैं, बहुत सारी खोजें हैं, तो उनको बाद में जाके ट्रांसलेट करके ये ले गए। इन्होंने क्या किया, उर्दू, फारसी आदि जो इनकी लैंग्वेज है, अरबी, इनमें इन्होंने ट्रांसलेट किया। तो बाद का ये प्रभाव ये रहा है। ठीक है, तो इसमें आप 2-4 लाइनें लिखिए, फिर आगे चलेंगे। इसमें सबसे पहले आप डालिए यूनानी भूगोलवेत्ता। ठीक है, नीचे हेडिंग बनाइए भौगोलिक चिंतन। लिखो, इस क्षेत्र में भौगोलिक ज्ञान का विकास मिस्र, मेसोपोटामिया आदि सभ्यताओं के प्रभाव से हुआ था। तथा मिस्र क्षेत्र से यूनान, मिस्र, पोटामिया आदि क्षेत्रों से हुआ था। सभ्यताओं से। तथा यूनानी लोगों ने मिस्र क्षेत्र से गणितीय गणना एवं ज्योमितीय गणना का ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, ज्योमितीय गणना का ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, आगे नंबर 1 लिखो, होमर। क्योंकि सबसे पहले कार्य किसने किया? होमर ने। और होमर पे लिखो, यूनान की सभ्यता ने भूगोल पर कार्य करना, यूनान की सभ्यता ने भूगोल पर कार्य करना 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व कर दिया था। 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व कर दिया था। लेकिन यह अन्वेषण गौण था। है ना, मतलब पृष्ठभूमि पर नहीं आया। बाद में यूनान के प्रसिद्ध कवि होमर ने अपने ग्रंथ इलियड, ओडिसी, इलियड
ओडिसी में भौगोलिक चिंतन का उल्लेख किया। भौगोलिक चिंतन का उल्लेख किया। और साथ में ट्रोजन या स्पार्टा युद्ध का वर्णन किया था। ट्रोजन या स्पार्टा युद्ध का वर्णन किया था। ठीक है, ये कवि था, ज्योग्राफर्स नहीं था। तो इसने कुछ तथ्य अपने ग्रंथ इलियड ओडेसी में प्रकाशित किए और इसी ग्रंथ में इसने टार्जन या स्पार्टा युद्ध का उल्लेख किया। ठीक है, इन्होंने अपने ग्रंथ में बताया कि पृथ्वी पर उगते हुए सूरज का भाग, पृथ्वी पर उगते हुए सूरज का भाग एशिया है। पृथ्वी पर उगते हुए सूरज का भाग एशिया है, क्योंकि सूर्य कहां से उदय होता है? पूरब से। और अस्त कहां पर होता है? पश्चिम पर। तो उगते हुए सूरज का भाग एशिया है तथा सूर्य अस्त वाला भाग यूरोप है। तथा सूर्य अस्त वाला भाग कौन सा है? यूरोप है। चलो इसको इमेज को बना दो। उगते हुए सूरज का भाग कौन है? एशिया है। इसने क्या है, अपने ग्रंथ में 4 हवाओं का उल्लेख किया। इसने बताया कि जो ग्रीक था, ग्रीक जैसे बेसिकली हम यूनान कहते हैं, तो इस यूनान के बारे में इसने बताया कि जो उत्तर दिशा से हवाएं आ रही हैं उनका नाम बोरस है। क्या नाम है? बोरस पवन। और जो दक्षिण दिशा से हवाएं आ रही हैं उनका नाम नोटस है। ठीक है, और जो पूरब दिशा से हवाएं आ रही हैं उनका नाम यूरस है। क्या नाम है? यूरस। और जो पश्चिम दिशा से हवाएं आ रही हैं उनका नाम जेफाइरस है। क्या नाम है? जेफाइरस। अब इसने 2 बातें बोली, बड़ी ध्यान से समझना। इसने बोला कि जो उत्तर दिशा से, यानी ये उत्तर है, ये दक्षिण है यानी नॉर्थ एंड साउथ, ये आपका पूरब है ईस्ट, और ये आपका पश्चिम है वेस्ट। अब इसने अपने ग्रंथ में क्या लिखा कि जो नॉर्थ डायरेक्शन से हवाएं आ रही हैं वो ठंडी है। क्या है? ठंडी है, कॉल्ड है, और साथ में वो शुष्क है, ड्राई है। जब भी कॉल्ड हवा होती है उसमें मॉइस्चराइज नहीं होता है, याद रखना। क्योंकि कॉल्ड विंड का अर्थ है वो जो विंड के मॉलिक्यूल यानी जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो पास पास आ जाते हैं, तो स्पेस नहीं बनेगा तो वाटर कहाँ होगा उनमें?
जब आप जियोमॉर्फ क्लाइमेटोलॉजी में समझोगे, दो कॉन्सेप्ट होते हैं। ये पूरा साइंस की तरह है, इसको जितना बेहतर तरीके से समझ, जैसे हम बात कर रहे हैं कोल्ड विंड की, तो कोल्ड विंड में क्या होता है, जो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास पास होते हैं, तो पास पास होंगे तो एयर कंडेंस है, और एयर जब कंडेंस है तो मुझे बताओ इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स कहाँ मिक्स हो सकते हैं, नहीं हो सकते। लेकिन जो आपके वार्म एयर होगी, वो वार्म एयर एकदम ऐसे होगी, वाटर के मॉलिक्यूल्स वो एयर के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे, तो इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, और जब वाटर के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं तो यहां पर वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर्स में, और जैसे ही हाइट पर जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, तो यहां पर वाटर जो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हुआ है वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में, और फिर उससे रेनफॉल होता है। समझ गए? तो इसने बोला कि ठंडी और शुष्क हैं, लेकिन जो पूरब से हवाएं आ रही हैं वो गर्म हैं और उष्ण हैं। कैसी है? उष्ण। उष्ण है। क्यों है बताओ मुझे, एक मिनट सोच के, थोड़ा सा लॉजिकल दिमाग लगाओ। बताओ। क्योंकि नॉर्थ पार्ट में ध्रुवीय क्षेत्र है कि नहीं, यूरोप के नॉर्थ में, तो ध्रुवों से पवनें चलेंगी, वो कैसी रहेंगी, ठंडी, कोल्ड, कोल्ड विंड। और पूर्व में इधर कौन है, अरेबियन डेजर्ट है। अब इसने ये बताया नहीं था, ये तो मैं बता रहा हूं आपको, याद रखना। अरेबियन, उस समय ये इतना नॉलेज इतना था, अब तुम कहते हो सर ने तो हमें बताया था, ये तो मैं समझा रहा हूं, अरेबियन डेजर्ट है। समझ गए? इसलिए इसका कारण ये है। चलो बनाओ। नहीं, यही लिखना है, ये तो समझ आ गया ना आपको। अब इसमें तो क्या थ्योरी, तो क्या लिखाना, इससे पहले बोल देते तो मैं थ्योरी लिखा देता। ठीक है, अगला ज्योग्राफर्स है आपका थेल्स। थेल्स का समय है 600 ईसा पूर्व से 550 ईसा पूर्व। ओके, ये कल देखेंगे। अब कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, वो कल का कंप्लीट करके लाना, ग्रुप पे डाल देना। ठीक है, पहला क्वेश्चन रिटन लिखना है, भौगोलिक चिंतन की पृष्ठभूमि। भौगोलिक चिंतन की पृष्ठभूमि का उल्लेख करें। कितने शब्दों में? 40 शब्द। ये भी याद रखना है, 40 शब्दों का अर्थ 4 लाइन। ठीक है, जो समझा है उसका सार लिखना है केवल। अगला आपको क्वेश्चन करना है, यूनानी एवं
रोमन भूगोल वेताओं के चार नामों का उल्लेख। ठीक है, नाम लिखें, उल्लेख मत करो, नाम लिखें। ऐसे लिखो इसमें, किन्हीं 4 नामों को लिखें। हाँ, केवल नाम लिखने हैं 20 शब्दों में, 2 लाइनों में हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन लिखो। अरबी भूगोलवेताओं के नाम बताओ। ये भी 20 शब्दों में। ठीक है, लेकिन ये पढ़ लेना, फिर देख के नहीं लिखना है, पूरा वो लिखना है ना। और लास्ट जो क्वेश्चन है, आधुनिक भौगोलिक चिंतन के प्रमुख विचारकों के नाम लिखो। ठीक है, ये 40 शब्दों में लिखते हैं। ये 4 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, से रिवाइज हो जाएगा पूरा चैप्टर, और ये भी पता लग जाएगा। हाँ, पृष्ठभूमि, उसका आंसर किस टाइप में? अब वो आप पृष्ठभूमि लिखनी है भौगोलिक चिंतन की, जो अभी मैंने समझाया आपको, उसका सार लिखना। हाँ, वो तो आपके अकॉर्डिंग लिखो, वो सबका अलग अलग होना चाहिए थॉट प्रोसेस, ऐसे थोड़ी सबका सिमिलर। अब जैसे हरियाणा में तो पूरा ही रिटन